महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश उपचुनावों में बीजेपी की सफलता एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे चुनावी समीकरणों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते दिख रहे हैं। ऐसे में आइए इन चुनावी नतीजों के पीछे की रणनीतियों और राजनीतिक बदलावों को विस्तार से समझते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 और बीजेपी के महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली थी। इस झुकाव ने बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया था। इस बार बीजेपी ने सतर्कता बरतते हुए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे मजबूत चेहरों को आगे रखा। तो वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। 2022 में शिवसेना के अंदर हुए विवाद के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का अलग गुट बनाया और एनसीपी से अजित पवार भी अपने समर्थकों के साथ महायुति में शामिल हो गए। इन बदलावों ने शिवसेना और एनसीपी के पारंपरिक वोट बैंक को महायुति की ओर आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई। जहां तक 2024 के विधानसभा चुनाव की बात है तो महाराष्ट्र में इस बार मराठा आरक्षण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए। ध्रुवीकरण और हिंदुत्व जैसे मुद्दों ने महायुति के लिए समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे पहले हरियाणा में सफल रहा था। हालांकि महाराष्ट्र में इसे शुरुआत में आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ की राजनीति उत्तर प्रदेश या हरियाणा से अलग मानी जाती है। लेकिन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि ध्रुवीकरण का प्रभाव यहाँ भी दिखने लगा है। वहीं अगर आरएसएस की सक्रियता और संगठन के योगदान की बात करें तो माना जा रहा है कि इस बार आरएसएस ने भी महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति को बखूबी संभाला। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद आरएसएस ने एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाई और बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। तो वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। इसने ग्रामीण और महिला वोटरों को बीजेपी की ओर आकर्षित किया। अब जहां तक सवाल है कि विपक्ष के मुद्दे फेल क्यों हुए, तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सोयाबीन की एमएसपी की गारंटी और अन्य आर्थिक मुद्दे मतदाताओं पर असर नहीं डाल सके। इस तरह महाराष्ट्र और यूपी के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने न केवल अपने मजबूत नेतृत्व और ध्रुवीकरण पर दांव खेला, बल्कि योजनाओं और संगठनात्मक ताकत का भी सही इस्तेमाल किया। योगी मोदी की जोड़ी के नारे और महायुति की रणनीतियां इन चुनावों में निर्णायक साबित हुई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ध्रुवीकरण का नया दौर है? क्या बीजेपी की रणनीति अन्य राज्यों में भी सफल होगी? ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा।